फवाद आलम, इस नाम को लेकर पिछले 1.5-2 साल में खूब चर्चा हुई और जैसे इंडिया में सूर्य कुमार यादव को लेकर एक मुहिम चली थी कि भाई सूर्य कुमार यादव को खिलाओ ही खिलाओ, ऐसे ही फवाद आलम को लेकर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी कहते हैं उसमें पूरी की पूरी दुनिया में ये एक मुहिम चल रही थी कि भाई फवाद आलम को खिलाओ। फाइनली लगभग पूरे 11 साल बाद फवाद आलम की टेस्ट क्रिकेट में वापसी होती है। वापसी हालांकि उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, शून्य पर वो आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एक के बाद एक उन्होंने अच्छी पारियां खेली और आज जब हम बात कर रहे हैं तो वो अपने कमबैक के बाद 400 और लगा चुके हैं और बड़ी ही उनकी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। काफी आप लोगों ने भी बोला कि भाई थोड़ा सा फवाद आलम के बारे में पूरा का पूरा बताएं, क्यों ऐसा उनके साथ हुआ कि भाई 10 साल से भी ज्यादा वक्त जिस खिलाड़ी ने डेब्यू पर अपने टेस्ट डेब्यू पर 100 जड़ रखा हो, साथ ही साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान जब पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था उस स्क्वाड का भी वो हिस्सा थे। उसके बाद अगर हम बात करें जब T20 वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान पहला, उसका भी हिस्सा थे। परफॉर्मेंसेस भी उनकी आती रही, फर्स्ट क्लास में लगातार वो रन्स करते थे, लेकिन बावजूद इसके क्या ऐसी वजह थी कि उनको बाहर रखा गया। और अब जब उन्होंने वेस्टइंडीज के अगेंस्ट शतक जड़ा है और उस परफॉर्मेंस के बाद सब लोग बात करें भाई कैसे इस खिलाड़ी ने लगातार अपना जो है करियर आगे बढ़ाया है और कैसे कभी भी हार नहीं मानी। एक केस स्टडी है आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए कि भाई लाइफ में मेहनत करते रहनी चाहिए। और जैसा एक फेमस डायलॉग भी था गली बॉय पर, अपना टाइम आएगा, तो आई थिंक फवाद आलम का वो टाइम फाइनली आ चुका है। अभी आप अगर उनके टेस्ट के नंबर्स देखेंगे टीवी स्क्रीन पर अपने, ये पूरे के पूरे उनके टेस्ट के आंकड़े हैं जो एज ऑफ नाउ अभी हैं। जो इनके टेस्ट करियर का 13वां मैच है वो चल रहा है, 22 पारियां हो चुकी हैं, 895 रन है, 47.10 का एवरेज है, 168 बेस्ट है, 150 है, 500 है। यानी कि जब जब ये 50 स्कोर करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं अपने 100 में। 150 जो आया इसी वेस्ट इंडीज सीरीज में आया, अदरवाइज उन्होंने जब तक अपने करियर में जब भी 50 का आंकड़ा पार किया था उसको 100 में कन्वर्ट किया था। अब बात करते हैं फवाद आलम की क्रिकेटिंग जर्नी की, सबसे पहले कि कहां से शुरू हुई थी, फिर उसके बाद आएंगे इस स्टांस पर। इसको फिर आप अगर पूरी स्क्रीन पर देखें, ये स्टांस जब कोई खिलाड़ी इस तरीके के स्टांस से खेलता है और जब कोई भी दर्शक जो नहीं जानता भाई फवाद आलम की परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं, उसके मन में सवाल जरूर होंगे भाई ये कैसा बल्लेबाज है। लेकिन यही वो स्टांस है जिसको कह सकते हैं कि अलग अलग जो सेलेक्टर्स आए उन्होंने एक तरीके से इस स्टांस को बोला कि भाई इस स्टांस से, इस टेक्निक से फवाद आलम शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। ठीक है जो डोमेस्टिक में वो कर रहे हैं, रन्स लगातार कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास में पाकिस्तान की तरफ से सबसे बेहतर एवरेज भी उनकी है, लेकिन इंटरनेशनल में सक्सीड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब इसी टेक्निक से एक के बाद एक बार बार फवाद आलम ने पाकिस्तान को डिफिकल्ट सिचुएशन से निकाला है और अपने रन्स करे हैं। उनकी क्रिकेट जर्नी जो हम शुरुआत अगर करें कि भाई यंग टैलेंट थे, प्रॉमिसिंग थे शुरुआत से ही, जो आपने स्क्रीन में भी तस्वीरें देखी थी, 3 उनकी बिल्कुल शुरुआत की थी अंडर 19 डेज की। उसके साथ आपने तस्वीर देखी कि कैसे जब वो 2009 में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीतता है उसका भी हिस्सा वो थे। और उसके बाद आपने तस्वीर देखी वो डेब्यू पर अपना टेस्ट 100 सेलिब्रेट करते हुए। तो क्रिकेटिंग फैमिली से आते हैं तारिक आलम, जिनका उन्होंने जिक्र भी किया। उनके पिताजी जो हैं उन्होंने अभी जो लेटेस्ट 100 करा है 126 रन नॉट आउट वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उसके बाद उन्होंने बताया कैसे उनके फादर उनकी इंस्पिरेशन है और लगातार उनसे बात होती है। और तारिक आलम पाकिस्तान क्रिकेट जो फॉलो करता है क्लोजली डोमेस्टिक, उन सबको पता है कि अगेंस्ट द स्पिन वन ऑफ द फाइनेस्ट बल्लेबाज वो रहे। यहां तक कि काफी जो पाकिस्तान के करंट लॉट ऑफ प्लेयर्स थे पहले भी जो रहे, वो उनसे स्पिन की एक तरीके से मास्टर क्लास लेने जाते थे भाई कि स्पिन को कैसे खेलते हैं। और वो आप फवाद के गेम में भी देख सकते हैं, अगेंस्ट द स्पिनर और ज्यादा वो बेहतरीन है और ज्यादा वो अच्छे हैं। तो वहां से यंग एज में 17 साल की उम्र में उनका डेब्यू भी हुआ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। उसके बाद जब मैं कह रहा हूं कि 2004 वो साल जब पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतता है, इंडिया बड़ी जबरदस्त फॉर्म में चल रही थी, सेमीफाइनल में मुकाबला भारत के साथ था, शिखर धवन टॉप फॉर्म में चल रहे थे, अंबट्टी रायडू कप्तान, सेमीफाइनल में वो नहीं खेल पाए क्योंकि उनको जो है ब्रीच ऑफ कोड के तहत उनको बाहर कर दिया गया था। और फवाद आलम उस मैच में नंबर 7 पर आते हैं, एज एन ऑलराउंडर तब खेलते थे, नंबर 7 पर 43 नॉट आउट वो करते हैं, एक जबरदस्त पार्टनरशिप लगाते हैं तारिक महमूद के साथ, वहां से मुकाबला जिताते हैं। और फाइनली जो पाकिस्तान सर्किट्स में फवाद आलम को लेकर बात थी उसको एक लेवल और ऊपर ले जाया जाता है कि भाई ये एज एन ऑलराउंडर एक मैच विनर साबित होगा। टूर्नामेंट पाकिस्तान जीतती है, उसके बाद धीरे धीरे उनकी क्रिकेट आगे बढ़ती है, पाकिस्तान की तरफ से अंडर 19 को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग जगह और धीरे धीरे प्रोग्रेस आगे होती है। और फिर जैसे जैसे उनका 2006-2007 डोमेस्टिक सीजन बड़ा जबरदस्त रहता है, लगातार परफॉर्मेंसेस देते हैं, फिर आ जाती है उनके ओडीआई में डेब्यू होता है, T20 में डेब्यू होता है। उतने जबरदस्त डेब्यू वो नहीं रहे, लेकिन जो टेस्ट डेब्यू, जो अब स्क्रीन पर आप जो आंकड़े देखेंगे उनके टेस्ट स्टैट्स और जो पहली पारी है वहां से अगर हम बात करें, टीवी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि भाई पहली पारी अगेंस्ट श्रीलंका 12 जुलाई 2009 16 रन,
उसी टेस्ट मैच की दूसरी पारी में शतक जड़ते हैं कोलंबो में, 168 रन उन्होंने स्कोर करे और पहले उस वक्त पर वो पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी थे जिन्होंने अवे फ्रॉम होम डेब्यू पर 100 किया। ये बड़ी जबरदस्त उनकी अचीवमेंट थी और तब एज एन ओपनर वो खेलते थे, यानी कि उनका भी जो आप देखेंगे प्रोग्रेस कैसे हुआ। लोअर ऑर्डर में पहले एज ग्रुप में बल्लेबाजी करी, उसका धीरे धीरे ऐसे करियर आगे बढ़ा, यहां पर ओपन करते हुए। और उस वक्त मिसबा उल हक एज खिलाड़ी टीम में थे और जब उन्होंने लगभग 11 साल बाद कमबैक किया तब मिसबा उल हक कोच की भूमिका में थे। तो ये भी काफी कुछ बताता है फवाद का सफर कैसा रहा। अब आप आगे देखेंगे इनका करियर कैसे आगे बढ़ा है। उसी सीरीज में श्रीलंका के अगेंस्ट अगले मैच में रन्स उतने ज्यादा नहीं आए, आप देख सकते हैं 16 रन की 2 पारियां थी। और उसके बाद जो न्यूजीलैंड के साथ उनका मुकाबला हुआ, न्यूजीलैंड में दौरा हुआ पाकिस्तान टीम का, और जब वहां पर वो गए तो न्यूजीलैंड में भी उतना ज्यादा सक्सेस नहीं मिला उन्हें। डुनेडिन में हमेशा हम देखते हैं कि भाई डिफिकल्ट कंडीशन होते हैं और स्कोर बोर्ड हम आपको जो है सामने दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं उनके आंकड़े किस तरीके से स्क्रीन पर आपको देखेंगे। भाई 2 बैक टू बैक फेलियर्स हुए, जो श्रीलंका का फेलियर हुआ, फिर उसका न्यूजीलैंड में जो फेलियर हुआ, और आप देख सकते हैं एक तरीके से लो स्कोर्स रहे, 29 रन 5 रन 24 नवंबर 2009। उसके बाद ड्रॉप हुए और कभी भी टीम में वापस नहीं आ पाए। 2020 में आप उनका अगला मुकाबला देखेंगे 13 अगस्त 2020 साउथहैम्पटन अगेंस्ट इंग्लैंड, डक पर क्रिस वोक्स ने एलबीडब्ल्यू कर दिया था। और फिर वही सवाल उठे कि क्या वाकई इस स्टांस के साथ फवाद आलम सक्सीड नहीं कर पाएंगे। इसी अगर हम रहे स्कोर बोर्ड पर, और मैं आपको बताऊं कि 2020 की ये बात हो रही है, 2009 से 2020 साल 2013 में फवाद आलम ने ऑलरेडी अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया था कि कैसे वो पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास हिस्ट्री में सबसे बेहतर बल्लेबाजी एवरेज उनकी है, और वो रिकॉर्ड अभी तक उनके नाम है। 56 प्लस का उनका बैटिंग एवरेज है और अभी तक ये रिकॉर्ड उनके अपने नाम पर है। और उसके बाद अगर हम बात करें 2015-16 सीजन से लेकर 2020 तक टॉप स्कोरर वो रहे कायदे आजम ट्रॉफी जो उनकी होती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंसेस, लेकिन उसके बावजूद उनको क्या मिलता है, इग्नोरेंस। 100 पर 100 वो करते जा रहे थे लेकिन कभी भी उनको वो नेशनल टीम में मौका नहीं मिला। लेकिन फाइनली जब 2020 पर आप वापस आएंगे, 2020 में अगेंस्ट इंग्लैंड साउथहैम्पटन में 0 पर वो आउट हो जाते हैं। और जो हम कहते हैं कि लगभग 11 साल पूरे लगभग होने वाले थे, 10 साल और आई थिंक एग्जैक्ट 259 दिन थे जब उनकी वापसी हुई। और ये आप देख सकते हैं साउथहैम्पटन में 0 पर वो आउट हो गए थे। उसके बाद जो आपका दूसरा टेस्ट मैच था उसमें भी उस तरीके की स्कोर नहीं आए, 21 रन आए, फिर 0 नॉट आउट। और यहां पर लगा कि हो सकता है फुल स्टॉप और फवाद आलम के करियर पे लग जाएगा, इसके बाद शायद मौके उन्हें नहीं मिले। लेकिन अब जो अगली आप स्लाइड देखेंगे, अगली आप टीवी स्क्रीन पर जो स्कोर कार्ड देखेंगे उनका, यहां से होता है फवाद आलम कैसे अपने आप को साबित करते हैं और कैसे इनका टाइम फाइनली आ जाता है। न्यूजीलैंड का दौरा, बाबर आजम इंजर्ड थे, शायद बाबर इंजर्ड ना होते तो मे बी इनको मौका नहीं मिलता। तो जी आप देख सकते हैं पहली पारी में माउंट मौंगनुई में 9 रन करते हैं, दूसरी पारी में एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में बहुत उम्दा न्यूजीलैंड अटैक के अगेंस्ट 102 रन उन्होंने करे, जबरदस्त पारी खेली, मैच हालांकि नहीं बचा पाए। और वापसी के बाद जो इनका पिछला 100 था और ये 100, इसमें 4000 से ज्यादा दिनों का फासला था। तो आप देख सकते हैं 102 यहां पर उन्होंने किया। फिर क्राइस्टचर्च में उतनी ज्यादा आउटिंग अच्छी नहीं लगी। फिर आते जी अपने घर पर वापस, कराची नेशनल स्टेडियम इनका होम ग्राउंड, जहां पर कह सकते हैं कि फवाद उस ग्राउंड के, जैसे एडिलेड के साथ अगर हम विराट कोहली को जोड़ते हैं तो नेशनल स्टेडियम कराची के साथ फवाद को जोड़ सकते हैं। 109 उन्होंने किया अपनी घर वापसी पर, घर पर खेलते हुए। और इस ग्राउंड पर इनकी जो इस टेस्ट मैच से पहले जो पिछले 6 फर्स्ट क्लास गेम्स थे उनमें 7 100 थे, एक डबल 100 भी था। और दूसरी पारी में अगेन 4 नॉट आउट उनका है। फिर रावलपिंडी जब जाते हैं तो 45-12। फिर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इनका जो करियर आगे बढ़ा है, साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद जिम्बाब्वे गए, हरारे में वहां पर भी 100 किया। और जो कराची में 100 आया था वो भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, टीम नीचे लगी हुई थी, वहां से बल्लेबाजी पर आते हैं और 100 करते हैं। फिर आप देख सकते हैं इकलौता उनका 50 प्लस स्कोर जो वेस्ट इंडीज में कन्वर्ट नहीं कर पाए 100 में, पहले टेस्ट मैच में आया था 56, फिर 0 जो टेस्ट मैच पाकिस्तान हार भी गई थी, बड़ा ग्रिपिंग टेस्ट मैच हुआ था। फिर आ जाते हैं उनकी 124 नॉट आउट की पारी जो उन्होंने अभी फिलहाल में आप देखेंगे खेलिए दूसरे टेस्ट मैच में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, 124 नॉट आउट। और फिर इनकी बात भी बड़ी हुई, आप इनका सेलिब्रेशन भी देख सकते हैं, अलग अंदाज है। टर्किश एक सीरीज है, टीवी सीरीज, उसमें एक वॉरियर की जिस तरीके से सेलिब्रेशन होती है उस तरीके का सेलिब्रेशन ये भी करते हैं। और उन्होंने ये बताया था कि भाई ये अजहर अली के साथ जब ये न्यूजीलैंड में एक मुकाबला खेल रहे थे, उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहां पर अजहर अली ने बोला था कि भाई अगर आप 100 करोगे तो आप ऐसे सेलिब्रेट करना। और वाकई उनके लिए हो भी गया, उसी दौरे पर उनका 100 आया और इस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो ये थी फवाद आलम की पूरी क्रिकेटिंग जर्नी। और जो मैंने बताया कि भाई जिस दौरान ये बाहर रहे, आई थिंक 7 नेशनल सेलेक्टर्स थे जो चेंज हुए, जो हेड ऑफ सेलेक्टर्स रहते हैं, लेकिन किसी ने भी मौका नहीं दिया। मिसबा उल हक जो खिलाड़ी थे जब फवाद ने डेब्यू किया था और अब कोच थे, उन्होंने न्यूजीलैंड में भरोसा जताया। और फवाद ने भी बात बोली, मिसबा ने जब भरोसा जताया तो मुझे थोड़ी सी और जो है उम्मीद लगी, कॉन्फिडेंस मिला और फिर उन्होंने परफॉर्मेंसेस
दी और अब एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुके हैं मिडिल ऑर्डर में उनको संभालने के लिए। आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेजेस पर डिफरेंट सिचुएशन में, और आगे 5 के 5 जो 100 आए अगेन डिफरेंट ओपोनेंट्स हैं और डिफरेंट कंट्रीज है। जो पांचों के पांचों 100 देखे, जैसे मैंने आपको बताया श्रीलंका से शुरुआत होती है, फिर न्यूजीलैंड में आप एक अलग कंट्री में 100 करते हो, फिर आपने जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो घर पर 100 किया पाकिस्तान में, फिर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हरारे का उनका 100 की हमने अभी बात करी, और फिर आप देख सकते हैं जो एक 100 फिर आता है उनका वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। तो अलग अलग उन्होंने जगह पर ये 100 करे और रन करे। तो बड़ी जबरदस्त ये फवाद आलम की पूरी कहानी रही है, पूरी की पूरी क्रिकेटिंग जर्नी रही है, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस बल्कि पूरी दुनिया में क्रिकेट फैंस को एकजुट कर दिया था कि भाई इस लड़के को चांस दो, ये डिजर्व करता है। और 88 टेस्ट मैच, ये देखिए जब फवाद ने आखिरी टेस्ट मैच खेला अपना, और जब उसके बाद गैप के बाद 2009 से 2020 में टेस्ट मैच खेला था, तो 88 टेस्ट मैच का फासला था यहां पर। इस दौरान 88 टेस्ट मैच में फीचर नहीं करे, उनमें से अगर आधे में भी फीचर करते तो आप समझ सकते हैं आज इस खिलाड़ी के नंबर्स किस तरीके से रहते हैं। तो ये पूरी कहानी थी, ये पूरी इंफॉर्मेशन थी। फवाद आलम क्रिकेटिंग फैमिली से आते हैं, तारिक आलम साहब, उनका बड़ा रोल रहा है किस तरीके से उन्होंने डिफिकल्ट टाइम में उनको हमेशा हौसला दिया और कहा कि आप मेहनत करें। और फवाद ने भी कभी भी कंप्लेन नहीं करी, कभी क्रिब नहीं करा सिचुएशन का। उन्होंने नहीं बोला मेरा काम खेलना है, परफॉर्म करूंगा, और अगर मेरे लिए तकदीर में होगा तो जरूर चीजें होंगी, और वैसा हुआ भी। इस टेस्ट मैच के बारे में, शतक के बारे में उन्होंने कहा कि भाई घर से मेरे फोन आया था और मेरी माताजी ने बोला कि आज तुम 100 मारने वाले हो, और पिताजी ने बोला कि भाई जाकर वेस्ट इंडीज में भी थोड़ा बल्ला लहराओ। और घर वालों का ऐसा सपोर्ट है, फैमिली का ऐसा सपोर्ट है, और आई थिंक काफी लोगों की दुआएं भी उनके साथ है, क्योंकि जिस तरीके का उनका स्ट्रगल रहा है उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। तो वही खिलाड़ी जो मैं बोल रहा हूं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सेमीफाइनल में पहली बारी, क्योंकि शिखर धवन का उस टाइम पर हम बड़ा नाम सुन रहे थे कि भाई शिखर धवन बड़ी जबरदस्त फॉर्म में, इंडिया वो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत सकता है, लेकिन उस सेमीफाइनल में 43 नॉट आउट इन्होंने किए थे नंबर 7 से, वहां पर पहली झलक दिखी थी फवाद आलम की। और आज तक अभी भी जो हम देख रहे हैं, जो उनका प्रॉमिस था कि भाई एक प्लेयर है, रेपुटेशन है, डिफिकल्ट सिचुएशन में परफॉर्म करता है, नंबर 7 पर मैच विनिंग पार्टनरशिप वहां पर भी लगाई थी, और अभी तक भी पाकिस्तान को जो है सर्व कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आगे जितने भी इनको मौके मिले इसी तरीके से करियर को आगे ले आए। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी, आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। ऐसी किसी और खिलाड़ी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हैं। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग, जैसे स्टांस का जिक्र किया मैंने, स्टांस अगर आप एक बार और फिर से देखेंगे, बड़ा अनयूजुअल सा स्टांस इनका है बल्लेबाजी करते हुए, जिसको भी काफी लोगों ने एज शील्ड यूज किया कि भाई लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला फैक्टर हमेशा था उनके साथ, कि भाई शायद इनको पसंद नहीं किया जाता था उतना, इसलिए बाहर रखा जाता था और हवाला दिया जाता था इस स्टांस का कि भाई इस स्टांस से ये प्लेयर सक्सीड नहीं हो सकता। हालांकि हमने शिव नारायण चंद्र पॉल को देखा है ऐसे पहले, स्टीव स्मिथ भी जो उनकी भी अगर आप बैटिंग देखेंगे तो उतनी ज्यादा बिल्कुल ये नहीं कहेंगे आपकी कन्वेंशनल और कॉपी बुक क्रिकेट जिस तरीके से खेली जाती है, इनका स्टांस भी बिल्कुल थोड़ा वैसे ही था। लेकिन आज इन्होंने इस स्टांस से ही लोगों को अपना फैन, अपना दीवाना बना दिया है और लगातार परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, फीडबैक जरूर दें, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें और स्पोर्ट्स तैयारी को सब्सक्राइब करें।